मुझे सीनियर के कमेंट्स आते हैं कि बेटा तू आ किंग एडवर्ड में तुझे देख लेते हैं। खतरनाक चीज तो है नहीं जिससे आपको डरने की जरूरत पड़े। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसे भी होते हैं जूनियर्स कि वो पेंट तक उतार देते हैं। खुद सेट करनी होती है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। मेरे दोस्त कैसे बने, रूममेट्स साथी कैसे सेलेक्ट करें। नो वन इज योर फ्रेंड इन स्टार्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जाएं। लोगों को जज करने में टाइम दें। गाली ये गुनाह है, आप इंडायरेक्टली गुनाह सिखा रहे हो। अगर आपके कहने पे कोई बंदा गुनाह करेगा तो इसका गुनाह आपको भी जाएगा। एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जो होते हैं उन्हें सारी उम्र पढ़ना होता है। आपने जिन टॉपिक को एग्जाम के हवाले से नहीं तैयार करना उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ये अच्छा है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, और ये बुरा है कि आपको किसी नई चीज़ के बारे में बिल्कुल ही कुछ ना बताओ। रिसर्च इन द फ्यूचर। पाकिस्तान में तो एमबीबीएस करने के बाद जॉब ही नहीं मिलती। ये जो बंदे आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि एमबीबीएस के पास स्कोप नहीं है, उन बंदों के सर के अंदर लेतर मारो। रास्ते और आसानियां उन बंदों के लिए होती हैं जो बंदे कोशिश करते हैं। अगर आपको यकीन हो अपनी जात के, एमबीबीएस हो या कोई और हो, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। बच्चे वर्ड्स को स्किप कर देते मेरे टाइम को किस काम में यूटिलाइज करते हैं। हैं। स्किल्स सीखो, बहुत सारे मार्केट में स्किल्स हैं, उन्हें सीखो आउट ऑफ द बॉक्स। आपने 5 सालों में ऐसा क्या किया है जो आपको दूसरे बंदों से यूनिक बनाता है। मुझे कौन सी सोसाइटी को देखते हैं। कंपटीशन 3500 बंदों के साथ होता है। कंपटीशन गेट्स टफर विद ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप यू टेक। पहले आप 2 लाख बंदों से कम्पीट करके आए, अब आपका मुकाबला उन बंदों के साथ है जो उन 2 लाख बंदों को हरा कर आए। ड्रीम बिग, अपने गोल्स को ऊपर सेट करो और आपकी मेहनत भी आपके गोल्स के मुताबिक होनी चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु मोटिवेट यू टुवर्ड्स योर ड्रीम, हु मोटिवेट यू टुवर्ड्स योर गोल्स। अपनी सोच को बड़ा करो और उन लोगों से कतई ना खोलो। यार स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आपकी काबिलियत स्कोप बनाती है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ और रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते जाए। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आप बताएं मोहम्मद। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा मोहित भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अल्लाह ताला ने मुझे एमडी कैट में इतनी अच्छी कामयाबी से नवाजा है। अब इस कामयाबी के पीछे का जो राज है कि मुझे सबसे पहले बेसिक गाइडलाइन जिस बंदे ने दी थी वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि वो आप थे। अब एमडी कैट में तो आपने मुझे गाइड कर दिया था। अब जब मैं एमबीबीएस करने यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो अब मुझे किसने गाइड करना है। जी बिल्कुल हूँ मैं आपको गाइड करने के लिए। परेशानी किस बात की है? अच्छा मोहित भाई, बात कुछ ऐसी है कि कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं मुझे। जैसा कि आप जानते हैं मैंने कुछ पोस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अब कर दी है सोशल मीडिया पर, तो मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं मुझे सीनियर्स के कमेंट्स आते हैं कि बेटा तू आ किंग एडवर्ड में तुझे देख लेते हैं। तो मुझे ना रैगिंग से थोड़ा डर लगे। तो ये रैगिंग क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जाए। देखेंगे कोई ऐसी डरावनी या खतरनाक चीज तो है नहीं जिससे आपको डरने की जरूरत पड़े। आपने एक मुहावरा सुना होगा, डू इन रोम एज रोमन्स डू। यानी आप किस एरिया में जाते हैं तो उसके कुछ मखसूस कल्चर्स होते हैं, आपको उसके कल्चर के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ ट्रेडिशंस और मुख्तलिफ उसके कल्चर्स हैं। अब आपको करना ये है कि आपको फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ता है। यानी आपको उस इदारे के कल्चर्स के मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। देखो, अगर आप ये सोच रखते हो कि आप जिस सोच के साथ मेडिकल कॉलेज में आए हो, 5 साल बाद इसी सोच के साथ आप निकल जाते हो मेडिकल कॉलेज से, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपने अंदर चेंज क्या लाया है, आपने 5 सालों में सीखा क्या है। आप हर वक्त अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार रखो कि आपका दिमाग चेंज को एक्सेप्ट कर सके। अब रैगिंग की बात कीजिए तो रैगिंग क्या है? ये सिर्फ इंटरेक्शन है सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान। अब मुख्तलिफ सीनियर्स मुख्तलिफ तरह से अपने जूनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ आपके साथ बहुत प्यार से, एहलाक से आपसे मिलेंगे। कुछ ये है आपसे गुस्से से मिलेंगे, बाद में आपके साथ प्यार से बात करेंगे। कुछ ये है कि आपके साथ हंसी मजाक करके शुक्र मेले से मिलेंगे। और कुछ ये है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और पर्सनल होकर मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा बंदा आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है और कौन सा बंदा आपके साथ पर्सनल हो रहा है। अब जो बंदा हंसी मजाक कर रहा है उससे तो आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे बियर कर सको, आप उसे बर्दाश्त कर सको। लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ पर्सनल हो रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत उसे बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपने बिल्कुल उस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और वो चीज़ आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब रैगिंग में मुख्तलिफ जूनियर्स की मुख्तलिफ बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है? और ये बाउंड्रीज आपने खुद सेट करनी होती हैं कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं। कुछ जूनियर्स हल्का सा गुस्सा करने को भी बुरा समझ लेते हैं, ठीक है? और कुछ जूनियर्स ऐसे होते हैं कि वो शर्ट उतारने को बुरा समझते हैं, और ऐसे भी होते हैं जूनियर्स कि वो पैंट तक उतार देते हैं, लिटरली। अब इसमें क्या है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को खुद सेट करना है, ठीक है? अगर आपकी बाउंड्रीज छोटी है ना, ठीक है, तो आप सीनियर को इतना एज ही ना दें कि वो आपसे एक्सट्रीम हरकतें करवाए। अब रैगिंग का ये असूल है कि कोई भी बंदा आपसे फिजिकल नहीं हो सकता।
अगर आपसे कोई बंदा फिजिकल हो रहा है तो आप फौरन उसे बोल दें कि सॉरी भाई, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई सीनियर मुझे कहता है कि पैंट उतारो और मैं कहता हूँ भाई मैंने नहीं उतारनी, तो फिर वो क्या करे? कुछ भी नहीं कहेगा। देखो, मोस्टली सीनियर्स तो आपका जो है ना दिमाग ही खराब कर रहे होते हैं। उनकी कोई ऐसी नीयत नहीं होती कि जो है ना आपको नंगा करें या आपको बहुत ही ज़्यादा तंग कर दें। उनकी बस ये सोच हो रही है अगर ये हो रहा है तो हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। ठीक है? तो इसमें ये है कि आपने सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी किसी पे। आपने ये चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना है, डू इन रोम एज़ रोमन्स डू। आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, महीना लग सकता है। आपको थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा माहौल के मुताबिक। लेकिन आपने किसी सीनियर के साथ बदतमीजी नहीं करनी। अगर कोई आपकी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, उससे सिंपली आप कह दें, नो भाई मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है? तो वो आपको फोर्स नहीं करेगा। थोड़ी देर आपको वो गुस्सा करेगा कि मैंने तुम्हें कहा है, तुम क्यों नहीं ऐसे कर रहे, करो ये करो। लेकिन वो कभी भी आपके साथ फिजिकल नहीं होगा। गॉट इट? तो दूसरा ये कि अगर आप उसके साथ बदतमीजी करोगे तो फिर ये होता है मेडिकल कॉलेज में कि दूसरे सीनियर भी उसी सीनियर के साथ लिंक होते हैं, तो फिर आपके साथ सारे सीनियर ही सही से नहीं बोलते, फिर आपको कोई समझाने वाला नहीं होता। तो ऐसे आपके लिए अलग तरह से मसाइल जो है ना बनते हैं फिर। लिहाजा किसी भी सीनियर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, और दूसरा ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। जो बंदा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उस बंदे को आपने सिंपली कह देना है कि नो भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं ओके, हो। ओके। इन शॉर्ट, आपको रैगिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? रैगिंग कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। ये सिर्फ सीनियर के साथ इंटरेक्शन है। और यार, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जितने भी सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो करो, क्योंकि मेडिकल फील्ड है ही जो है ना इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड। आपका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सीनियर के साथ, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। सीनियर्स आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। मुझे ना एक सीनियर की बात याद आ रही है। यार, उसने मुझे बात बताई थी कि फर्स्ट ईयर का जो जूनियर होता है वो ना गेंद होता है, यू नो बॉल। गेंद को जिस तरफ हम रोल करें वो उस तरफ चला जाता है। गॉट इट? लिहाजा आपने जब मेडिकल कॉलेज में जाना है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपनी जो कंपनी आपने डिसाइड करनी है, आपका जो पर्सनल सीनियर हो वो एक अच्छा इंसान हो जिससे आप अच्छी चीज़ें सीखें। जो सीनियर आपको गलत चीज़ें सिखाएगा, आपको यार इतना आपको जो है ना आपके माँ बाप ने इतनी तरबियत आपकी की होती है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सको। ठीक है? जिस बंदे से आपको बैड वाइब्स आ रही कि ये बंदे के साथ रहना मेरे लिए नुकसानदेह होगा, आपने उस बंदे के साथ नहीं रहना। और जिस बंदे के साथ आपको लग रहा होगा कि इस बंदे के साथ रहूंगा मैं तो मेरे फ्यूचर के ऊपर पॉजिटिव असरात जो है ना आएंगे, तो आप उस सीनियर के साथ रहें। लिहाजा ये गेंद की तरह आपने जो है ना कहीं भी जो है ना गोल हो गए, आगे नहीं आगे पीछे नहीं हो जाना। आपने एक गाइडेड वे में चलना है और फ्लेक्सिबल होकर चलना है जिस भी रास्ते पे चलना है। ठीक है? ठीक है मोहित भाई, इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ी-सी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी और अपनी लिमिट्स को सेट करना पड़ेगा, ताकि कोई सीनियर अगर फिजिकल हो रहा है तो मैं उसको नो कह सकूँ। और फिर आपने जैसे बताया सीनियर्स कोऑपरेटिव होते हैं, वो फिर रुक जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, डरने वाली कोई बात नहीं है, इजी रहो। चलिए मोहित भाई, रैगिंग का मामला तो हुआ क्लियर। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं तो सारी ज़िंदगी से अपने घर में रह रहा हूँ। अब मैंने जाके हॉस्टल में रहना है। वहाँ पे अब यूनिवर्सिटी में 300 बच्चों की क्लास है, किसी को मैं जानता नहीं है। तो मेरे दोस्त कैसे बनेंगे? और मैं किसी को जानती नहीं, तो रूममेट्स मैं फिर कैसे सेलेक्ट करूँ? देखो मोहम्मद अली, जब आप हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप बिल्कुल अनजान होते हो। आपके लिए हर बंदा अनजान होता है। आपको किसी की नेचर का पता नहीं होता कि किसी की नेचर क्या है। आप किसी को जज तक नहीं कर सकते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती फर्स्ट ईयर के फ्रेश जूनियर में। ठीक है? तो इसमें यह है कि आप शुरू शुरू पे ग्रुप्स बनते हैं बच्चों के, काफ़ी ग्रुप्स बनते हैं और ये एंजॉय करते हैं आपस में और समझ रहे होते हैं कि हम बड़े ही पक्के दोस्त हैं, 5 साल इकट्ठे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फ्रेंड्स फॉरएवर, दिस दैट। ऐसे के स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे अपने क्लास वालों में भी। तो एक चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि शुरू पे कोई भी बंदा आपका फ्रेंड नहीं होता। आई रिपीट, नो वन इज योर फ्रेंड इन स्टार्ट। ठीक है? मुख्तलिफ इवेंट्स आएंगे, जैसे हॉस्टलाइट्स के लिए अलॉटमेंट्स आती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स आती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आगे क्लास ग्रुप्स के अंदर झगड़े वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ों से आप सीखते हैं, आपको पता ओके, चलता है ओके, कि कौन ओके। बंदा वाकई में आपका दोस्त है, कौन बंदा आपका साथ दे रहा है, कौन आपके साथ है हर हालात में, कौन बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको ये मुख्तलिफ इवेंट्स बताते हैं। यार, आप इस चीज़ को टाइम दें। ठीक है? शुरू में आप लोगों के साथ रह रहे होते हो, अगर तो आप की नेचर उनके साथ मैच कर जाती है, चीज़ें स्मूथली रन करती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपकी थोड़ी बहुत ओके, नेचर ओके, मैच नहीं ओके। करती तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर चलें। कुछ चीज़ें आपकी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कुछ चीज़ें आप उनकी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो।
तो ऐसे जो है ना ओके रहता है सारा। लेकिन इन केस अगर आपकी जो है नेचर्स बिल्कुल ही मैच नहीं करती, ठीक है? तो फिर ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलें, दूसरे लोगों के साथ मिलें, तो उनकी नेचर जानने की कोशिश करें, लोगों को जज करने में टाइम लें। शुरू में आपकी जो है 3 महीने की टेम्परेरी अलॉटमेंट होती है, उसके बाद आपकी जो है जब फाइनल ईयर ग्रेजुएट होके जाती है तो तब आपकी परमानेंट अलॉटमेंट होती है। तो इस 3 महीने के दौरानिए के दौरान आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप जो है ये चीज़ को डिसाइड कर सकें कि आपने किस बंदे को अपना रूममेट बनाना है और किसे नहीं बनाना। यानी आप लोगों के साथ मिलो, ओके, ओके, आपकी ओके। नेचर मैच हो गई है, ए टू ज़ी ठीक है, वाइब्स मैच हो गई हैं, ओके सीन है, तो डन है, रूममेट बना लो। अब यही चीज़ है आगे लाइफ पार्टनर्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है कि आप जो है एक दूसरे के साथ मिलते हो, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो, सेम ही नेचर्स हों आपकी। कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, कुछ आपके पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ये जो है ना चीज़ें रन करती हैं स्मूथली। ओके। अच्छा मोहित भाई, ये तो आपकी बात ठीक है, अगर नेचर मैच ना हो तो 3 माह के अंदर-अंदर हम फिर बाद में अपना रूममेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि हम 3 माह एक बंदे के साथ जब रहते हैं, बेशक हमारी नेचर मैच नहीं करती, लेकिन फिर एक बंदे का लिहाज़ थोड़ा होता है कि अब ये 3 माह मैं इसके साथ रहा हूँ, तो अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, मेरे रूम से निकल जाओ वगैरह-वगैरह। ख़ास तौर पे जो बंदा हाई मेरिट वाला होता है, जिसके नाम पे रूम अलॉट हुआ होता है और उसके नाम पे दूसरे बच्चे रह रहे होते हैं, वो अब किसी बंदे को कहे कि भाई अब मैंने नहीं रखना तुम्हें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा बंदे को बुरा लगता है दिल में। तो ये फिर कैसे किया जाए? किसी के साथ कैसे रूम अलॉट किया जाए? हुँ। यार ये मामला थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ना आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आप कोई ऐसा लफ़्ज़ ना यूज़ करो किसी के सामने जो उसे हर्ट करे। ना ही अपने हुँ। जूनियर के सामने, ना ही अपने बैचमेट के सामने और ना ही जो है अपने किसी सीनियर या टीचर के सामने आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिससे उसे तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है? क्वेश्चन आपका ये है कि आपने रूममेट चेंज करना है, तो कैसे उसे जो है ना कहा जाए कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। यार देखो, अगर आपने अपने रूममेट्स को चेंज करना होता है ना, तो ये इस चीज़ का जो है ना प्लान आपका महीना, 1.5 महीने पहले बन चुका होता है कि मैंने रूममेट्स चेंज करने हैं। हुँ। तो लिहाज़ा आपके जो न्यू फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ उठे-बैठें। आपके पुराने रूममेट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ कम उठता-बैठता है, न्यू बंदे इसके दोस्त बन चुके हैं, ये उनके साथ उठता-बैठता है। आप अपने रूम में कम रहें, दूसरे नए दोस्तों के रूम में ज़्यादा रहें और जब अपने रूम में आएँ, तो अपने नए दोस्तों को साथ लेके आएँ। इससे आपके ओल्ड रूममेट को ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे साथ इसकी ज़रा उठन-बैठन कम है और नए बंदों के साथ इसका उठना-बैठना ज़्यादा है। तो काफ़ी हद तक उसे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये अलॉटमेंट अपने नए दोस्तों के साथ बनाएगा। तो जब अलॉटमेंट का टाइम आता है, आप अलॉटमेंट से काफ़ी देर पहले उस बंदे अपने पुराने रूममेट को बता दें कि भाई आपके साथ मेरा टाइम बहुत हुँ। अच्छा गुज़रा है, ठीक है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े जो है वो और हैं, मैं उनके साथ अलॉटमेंट कराना चाहता हूँ, वो इसरार कर रहे हैं कि मैं उनके साथ रहूँ। तो काइंडली आप जो है अपने बारे में देख लें। तो मैं जो है ना अपने दोस्तों के साथ अलॉटमेंट करा रहा हूँ, आपके साथ मैं नहीं कराऊँगा, आप अपना देख लें। टाइम से उसे बता दें ताकि उसे इनफ टाइम मिल जाए कि वो भी जो है ना दूसरे बंदों को देख सके और अच्छे रूममेट्स वो भी तलाश कर सके। अब इनडायरेक्टली अब अगर उल्टे इससे जाएँ और आप लो मेरिट वाले बन जाते हो और कोई हुँ। हाई मेरिट वाला आपको कह देता है कि भाई आपको मैंने अपने रूम में नहीं रखना। तो मैंने वही जो बात आपको पहले समझाई थी कि मेडिकल कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड नहीं होता शुरू पे। ये इवेंट्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका फ्रेंड नहीं है, ठीक है? अगर वो हाई मेरिट वाला आपके साथ रहने से इनकार कर रहा है कि मैंने आपको रूममेट नहीं रखना है, मेरे नए दोस्त बन गए, तो इससे आपने ये कंक्लूजन निकाली कि वो बंदा आपका दोस्त नहीं है, उसके और दोस्त हैं। उस बंदे की नेचर आपके साथ मैच नहीं करती। आपने उसके साथ नहीं रहना। यानी आपके पास अब ऑप्शन है कि आप दूसरे बंदों के साथ उठो-बैठो, उनके साथ मिलो और उन्हें समझने की कोशिश करो और अपनी नेचर मैच करो उनके साथ और उनके साथ रहो। ओके, ओके, दैट्स इट। ओके। मेरे ख़्याल से ये फ्रेंड्स वाला पॉइंट तो आपका कवर हो गया होगा। देखो, अगर कोई बंदा आपको कह देता है ना कि भाई मैं आपके साथ अलॉटमेंट नहीं कराना चाहता। बाज़ औक़ात बंदे जो है ना ऐसे ही करते हैं कि ये नहीं बताते, ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट के टाइम आके बंदे को पता चल रहा होता है कि वो जो है ना फलाना बंदा जो है ना मुझे डिच करा के चला गया। यार ये चीज़ शदीद गलत है, आपने ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। अगर किसी के साथ आपने नहीं रहना तो उसे टाइम पे बता देना है, ठीक है? और अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते और लेट्स सपोज़ कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप उससे बिल्कुल इसरार ना करो कि भाई मैंने तो आप ही के साथ रहना है। यार देखो, हुँ। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता और ज़बरदस्ती आप उसे अपने साथ रखोगे ना, तो ये फिर यही होगा कि आपकी नेचर नहीं मैच करनी, तो आप में से आप नाखुश रहोगे। आपकी ऐसी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, खचाखच, फ़िज़ूल की मामलात आ भी रहेंगे। इसलिए इसरार करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ऐसी मेरे ज़हन में एक पॉइंट याद आ गया, मुझे पहले कर देना चाहिए था।
यार ये है कि आप आने वाले टाइम में फिर सीनियर भी आपने ऐसा ही बनना है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो जब आप फ्रेशली जूनियर बन के गए होते हो मेडिकल कॉलेज में और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना कि मेरे सीनियर ओके। ऐसा होना चाहिए था, आइडियल सीनियर। आपने वैसे का सीनियर बनना है, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, जैसे कि भी आपने अपनी इमेजिनेशन बनाई हुई है वैसे का सीनियर आपने बनना है। एक दूसरा ये कि यार मैंने देखा है कि मैं इधर ना हॉस्टल में रैगिंग के दौरान गालियों का बड़ा कल्चर पाया जाता है, बहुत ही जो है ना ये चीज़ कॉमन हो चुकी हुई है। आप लोग ज़रा सोचो, अगर आप किसी बंदे को गाली दे रहे हो, इनडायरेक्टली वो आपसे गाली सीख रहा है, आप अपने जूनियर को गाली देते हो, वो कल को अपने जूनियर को गाली देगा, अगला जूनियर वो अपने जूनियर को गाली देगा, फिर ये गाली की जो है ना ये साइकिल एक चलती जाएगी। गाली एक गुनाह है, आप इनडायरेक्टली गुनाह सिखा रहे हो। अगर आपके कहने पे कोई बंदा गुनाह करेगा तो इसका गुनाह आपको भी जाएगा। यानी एक आप बैड चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, लिहाज़ा गाली से बचो। इसी तरह की और कई बुरी चीज़ें हैं उनसे बचो, जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, उस चीज़ को वो खत्म करो। दैट्स इट। ओके, ओके, मतलब इंशाल्लाह हॉस्टल में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ। अब एक और प्रॉब्लम है, मैंने सुना है एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। गाइडेंस ग्रुप में सीनियर ने बुक्स की लिस्ट भेजी, मेरी तो आँखें खुल गई, मैं तो शॉट हो गया कि एफएससी में मैं तो 6 किताबें पूरे साल में बड़ी मुश्किल से पढ़ता था और यहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी की 6 किताबें हैं। गाइटन, हार्पर, लिपिनकॉट, वीएमयू, हिस्टो, बायोकेम, फिजियो, इतनी ज़्यादा किताबें मैं कैसे पढ़ूँगा? मुझे तो 15-16 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यार देखो, एक बात अपने ज़हन में रखो कि आपने ना अपने आप को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना, ठीक है? मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में आते साथ ही बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, दिन-रात पढ़ते रहते हैं। दिन-रात लिटरली मैंने ऐसे की मिसालें देखी हुई हैं, दिन-रात पढ़ते रहते हैं। और फिर आगे जाके क्या होता है, उन्हें अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके वो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं। यार बात ये है कि 5 साल आप लोगों ने ना यहाँ पे एमबीबीएस में पढ़ना ही है। ठीक है? और 5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशंस होंगी, उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? और प्रॉफ होते हैं आपके 5 प्रॉफ होते हैं और प्रॉफ से पहले भी 3 महीने आपने कंटिन्यूअसली पढ़ना होता है और लिटरली आप बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाते हो मेंटली तौर पर। प्रॉफ के अंदर बिल्कुल बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लिटरली। यानी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, ना आपका किताबें देखने पे दिल कर रहा होता है, ठीक है? ना अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग के अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही होती। यानी आपने पढ़ना तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन आपने अपना एक टाइम टेबल जो है ना बनाना है और अपनी रूटीन को कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपने एग्जॉस्ट नहीं होना, ठीक है? यानी ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और सेकंड ईयर में आके बिल्कुल ना पढ़ा, ठीक है? और यानी यार कुछ बंदे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं उनकी ये सोच होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और गोल्ड मेडल वगैरह ले लूँगा। यार आ जाएँ, गोल्ड मेडल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली के जो है ना नहीं आते होते, बच्चे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि वो थक जाते हैं पढ़ाई से, उन्हें जब उसकी उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं ना मिलता, वो थक जाते हैं और सेकंड ईयर में वो फिर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये चीज़ गलत है। आपने ये अपने जहन में बात बिठानी है कि आपने जो है ना 5 साल पढ़ना ही है, ठीक है? और अच्छे तरीके से अपना एक स्पेसिफिक सी रूटीन बना लें, जो आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट ना करे, इजीली आपके प्रॉफ्स वगैरह निकल जाएँ। और आपने बस ऐसे 5 साल आपने अपने यहाँ पे ऐसे गुज़ारने हैं कि आपने अपने आप को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना। क्योंकि आगे बहुत सारी स्टेजेस पड़ी हुई हैं जिनमें आपको जो है ना अच्छा खासा मौका मिलेगा, अच्छी-खासी आपकी एफर्ट्स वहाँ पे लगेंगी, जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं, ये तो निकल जाने हैं। असल चीज़ जिसके ऊपर आपकी सारी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर जो है बेस कर रहा होगा, वो आगे के एग्ज़ाम्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशंस के हैं। अगर आप पहले ही यार इतना ज़्यादा पढ़ के अपने आप को थका लोगे तो बाद में जाके तो आपका पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। बाद में आप लोग क्या करोगे फिर? अच्छा, अच्छा, मतलब ठीक है, पढ़ाई को इतना सर पे नहीं चढ़ाना, इतना सीरियस नहीं लेना है। जैसे कि आपने कहा कि प्रॉफ तो पास हो ही जाते हैं, तो बंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले और जो फालतू टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दे और जब प्रॉफ पास आए तो फिर बंदा पास पेपर करके उसमें पास हो जाए। असल एग्ज़ाम तो फिर हमारे बाद वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, इनमें तो बस थोड़ा बहुत भी बंदा पढ़ ले तो ठीक है। मेरा बेटा एमबीबीएस में अगर तू कोई चीज़ छोड़ेगा, वो चीज़ तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इतनी बात ज़हन में रखो कि बहुत सारे जूनियर्स, बल्कि मैं कहता हूँ कि हर जूनियर ये गलती करता है कि टीओएस आया होता है एक, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपकी एफएससी में स्कीम वगैरह होती थी एग्जाम की कि इस चैप्टर में से इतने सवाल आ जाने हैं ये वो। तो ऐसे आपको एमबीबीएस में भी टीओएस मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो टीओएस के अकॉर्डिंगली जो है ना अपने मार्क्स पूरे कर लेते हैं कि इस चैप्टर में से मैं इतने नंबर का करूंगा तो ऐसे मेरे 60 नंबर 50 नंबर पूरे हो जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। यार देखो, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ये गलती तकरीबन हर मेडिकल स्टूडेंट करता है, मोस्टली सीएनएस होता है फिजियोलॉजी के अंदर,
उसका ये करते हैं कि ब्रेन ज़रा मुश्किल होता है, बंदे उसे छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, सेकंड ईयर में छोड़ा सीएनएस, आपको जाके थर्ड ईयर में करना पड़ेगा, या फोर्थ ईयर में पैथो में करना पड़ेगा आपको जाके। अगर पैथो में छोड़ोगे तो आपको मेडिसिन में करना पड़ेगा। मेडिसिन में छोड़ोगे तो बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, बाद में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे, आपको तब करना पड़ेगा। लिहाजा इनडायरेक्टली आपको कभी ना कभी वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आप छोड़ के आए हो। लिहाजा आपको बजाय इसके कि आप चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दो, एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ो। मैं ये नहीं मना कर रहा आपको कि आप एग्जाम ओरिएंटेड होके ना पढ़ो, आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ो, लेकिन आप जो चीज़ें स्किप करते हो ना, उन्हें भी थोड़ी एक दो रीड दे दिया करो, ताकि आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में पता हो। यार, ये अच्छा है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, और ये बुरा है कि आपको किसी मेन चीज़ के बारे में बिल्कुल ही कुछ ना पता हो। ठीक है? लिहाजा किसी भी टॉपिक को टोटली स्किप नहीं करना। आपने जिन टॉपिक्स को एग्जाम के हवाले से नहीं भी तैयार करना, उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट, आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, आपने हर चीज़ को अच्छे से रीड दे देनी है, ताकि अब तो यार मॉड्यूलर सिस्टम आ गया, सिस्टम वाइज होते हैं मुख्तलिफ मेजर मेजर जो सिस्टम है ना, आपने वो सारे सिस्टम्स करने हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सीवीएस हो गया, ये सारे सिस्टम्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, इन्हें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब तो एमसीक्यू वाइज आगे भी जब जाओगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में, या एमएलई, यूएसएमएलई, प्लैब वगैरह, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो उस लेवल पे बंदे आके आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, यानी सिस्टम्स वगैरह के बारे में आपको सारा नॉलेज होगा, तो वो एमसीक्यू उसी वाले से आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे नहीं पढ़े होंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। लिहाजा आप पहली दफ़ा ही फिजियो में ही अपनी चीज़ें कवर कर लें, ताकि आगे जाके पैथो में आप उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, बजाय इसके कि उन्हें पहली दफ़ा याद कर रहे हो। इसी तरह आप पैथो को अच्छे से पढ़ो, ताकि आप मेडिसिन में जाके उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, बजाय इसके कि उसे पहली दफ़ा याद कर रहे हो। तो अपने लिए आसानी पैदा करो। आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ोगे इनडायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। लिहाजा डोंट स्किप टॉपिक्स, हर टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन फोकस उनके ऊपर करो वक्ती तौर पर, जो आपको एग्जाम में आगे लेके जाके एग्जाम आपका पास करवाएंगे। ओके। ओके, ओके, मतलब हम भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल हमें पढ़ना ही पढ़ना है कोई ना कोई टॉपिक, तो हमें उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कोई टॉपिक नहीं इंशाल्लाह छोड़ूँ। अब बात ये कि इससे पता चले कि हमें एफएससी की तरह नहीं पढ़ना पड़ना, मतलब 16-17 घंटे नहीं पढ़ना पड़ना। तो अब हमने जब पढ़ाई को कम करना है, तो फिर अपने टाइम को किस काम में यूटिलाइज़ करना है? गुड क्वेश्चन भाई, गुड क्वेश्चन। यार देखो, एमबीबीएस में 5 साल आपके पास इनफ टाइम होता है पढ़ने के लिए, और इस दौरान आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जिसमें आप बहुत सारे और काम कर सकते हैं। आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, स्किल्स सीखें। बहुत सारे आजकल मार्केट में स्किल्स आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, व्लॉगिंग। आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें, आगे लेके जाएं, मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं, इससे आप अर्न करें, अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करें। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में यही अवाम की सोच पाई जाती है कि पापा लाखों रुपए कमा रहे हैं, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं याशी मारूंगा अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड्स बनाऊंगा, पार्टियां करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारी भी ये सोच है। ये तुम्हारी लेजीनेस है जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं अपने बाप के पैसे पे याशियां मारूंगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, स्किल्स सीखो। बहुत सारे मार्केट में स्किल्स हैं, उन्हें सीखो और उन्हें अच्छे तरीके से उन पर अमल करो, और अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप से पैसे मांगते हुए? इतने बड़े हो गए और अपने बाप से पैसे मांगोगे? अगर तुम फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाती हो, तो तुम्हें छोटी मोटी चीजों के लिए अपने वालिद के आगे जो है ना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी ख्वाहिशात को पूरा करोगे, उसी में ही तुम्हारी इज्जत है। मेरे पास बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटी में। मेरे सीनियर्स, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार लिटरली फिजिकल बिजनेस में कितने इन्वॉल्व है, कोई स्क्रब्स बना के सेल कर रहा है। यार मेरे पास लड़कियों की भी मिसालें हैं, लड़कियां तक सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। काफ़ी सारी लड़कियां तो मैं ऐसी भी जानता हूँ जो बेकिंग करके अपना सर्कल चला रही हैं। अपने आप को उन्होंने फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तुम भी गुजार सकते हो, अगर तुम स्किल सीखो, अपनी इंटरेस्ट को देखो कि किस चीज़ में तुम गुड हो, और फिर अपने उन स्किल्स को पॉलिश करो, और फिर उन्हें उन्हें मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाओ, और अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट करो। ये बेस्ट वे है अपने स्टडी के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज करने की। ठीक है। हम्म। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लाखों बंदों के साथ compete करके इधर इस एमबीबीएस की फील्ड में आए हो। 3500 बच्चे पाकिस्तान में हर साल सेलेक्ट होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस की फील्ड के लिए। तो अब जब आप इधर आ जाते हो, तो आपका कंपटीशन उन 3500 बंदों के साथ होता है, और आपके आगे और पीछे आने वाले जो बंदे होते हैं उनके साथ होता है। तो आपने एक रूल को फॉलो करना है, और वो रूल ये है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। 5 साल आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है।
5 साल बाद आप सबको डिग्री मिल जानी है। आप लोग डॉक्टर बन जाओगे, सारे बन जाओगे डॉक्टर। अल्लाह की कसम से आप लोग सारे डॉक्टर बन जाओगे। आपको कौन-सी चीज़ दूसरे बंदों से डिस्टिंग्विश करती है या यूनिक बनाती है, ठीक है? ये चीज़ मैटर करती है कि आपने 5 सालों में ऐसा क्या किया है जो आपको दूसरे बंदों से यूनिक बनाता है। आपने अपने पर्सनल गोल्स सेट करने हैं और उन गोल्स को अचीव करना है। मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैं नया-नया आया था इधर मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे एक बहुत ही प्यारे सीनियर हैं उसामा ज़ुहैर भाई, अभी वो फाइनल ईयर में हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात की थी और लिटरली वो बात मेरे दिल के अंदर और दिमाग के अंदर नक्श हो चुकी हुई है कि मैंने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के रूल को फॉलो करना है और मैंने कुछ यूनिक करना है जो मेरे साथ वाले फेलोज या मेरे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स ने नहीं किया होगा। लिहाजा तुम भी इस चीज़ को फॉलो करोगे और जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हाँ जी मोहित भाई, इंशाल्लाह आज मैं वादा करता हूँ कि मैं सबसे यूनिक बनूंगा। अब ये तो बात होगी, अब एक और बात भी है कि मैंने सुना कि एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया और पाकिस्तान में तो एमबीबीएस करने के बाद जॉब ही नहीं मिलती, बंदे बाहर के मुल्क जाने को प्रेफर करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहम्मद अली, दीज आर जस्ट लेम एक्सक्यूजेस। हारे हुए और डीमोटिवेटेड तरीन बंदे ऐसे की बातें करते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपटीशन गेट्स टफर विद ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप यू टेक। पहले आप 2 लाख बंदों से कंपीट करके आए, अब आपका मुकाबला उन बंदों के साथ है जो उन 2 लाख बंदों को हरा कर आए हैं। ड्रीम बिग, अपने गोल्स को ऊपर सेट करो और आपकी मेहनत भी आपके गोल्स के मुताबिक होनी चाहिए। आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जो बंदे आपको कहते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप नहीं या आपकी फील्ड का स्कोप नहीं, तो उन बंदों से कतई ताल्लुक हो जाओ। सराउंड योरसेल्फ with people who motivates you towards your field, who motivates you towards your goals। अपनी सोच को बड़ा करो और उन लोगों से कतई ताल्लुक हो जाओ। यार, स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आपकी काबिलियत स्कोप बनाती है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको जो है रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते जाएँ। आपने हमेशा अपनी सोच को बहुत ऊँचा रखना है। अपने लिमिट्स को कभी भी नीचे नहीं आने देना। आप समझो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपने हमेशा ग्रो करना है। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने एक रील आ गई थी। उसमें वो बंदा कह रहा था, आई वाज़ टोल्ड बाय माय फादर, हाउ बिग वुड यू ड्रीम इफ यू न्यू यू वुडंट फेल। The only thing stopping us is ourselves. Take one step in the right direction and you are halfway there to make your dreams come true। हमेशा ऊपर की सोचो, अपने गोल्स को इधर से इधर ले जाओ, ठीक है? अपने लिमिट्स को अनलिमिटेड की तरफ ले जाओ। तो मैं समझता हूँ कि किसी फील्ड के स्कोप हो या ना हो, अगर आपको यकीन हो अपनी ज़ात के ऊपर कि आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो, तो चाहे आपकी फील्ड एमबीबीएस हो या कोई और हो, आप उसमें ग्रो कर सकते हो। आपकी एफर्ट्स और आपका दिमाग, आपकी स्मार्टनेस डिटरमाइन करती है कि आप फील्ड में आगे जाओगे या नहीं जाओगे। किसी बंदे की बातें सुन के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा चलो, पॉइंट पे आते हैं। एमबीबीएस के बाद ऑप्शंस की बात कर रहे थे हम, स्कोप की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान में अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो उसमें एफसीपीएस आ जाता है, एमडीएमएस आ जाता है। एफसीपीएस में आपके पास मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, आप कोई भी फील्ड आप अपने मेरिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप पाकिस्तान में भी अपने करियर को आगे परस्यू कर लेते हो। अलबत्ता ये थोड़ा स्लो स्टेप होता है, लेकिन आप ग्रो कर लेते हो पाकिस्तान में भी। पहले 5 से 10 साल आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, प्लेट में पकी पकाई खीर तो आपको मिलती नहीं, आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो उनके लिए तो आसानी होगी जिनके माँ बाप पहले से डॉक्टर बने हुए हैं। तो आपके और मेरे माँ बाप डॉक्टर नहीं हैं, तो हमें खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वी आर रेडी फॉर इट। तो ऐसे ही अगर किसी और की सिचुएशन है ऐसी, तो वो उसे भी रेडी होना चाहिए कि उसने स्ट्रगल करनी है, हर हाल में करनी है। अगर स्ट्रगल नहीं करनी तो करना क्या है? हुँ? तो लिहाजा पाकिस्तान में एफसीपीएस है ऑप्शन। उसके बाद यूएसए में यूएसएमएलई होता है। यूएसएमएलई के 2 स्टेप्स होते 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से यूएसएमएलई, यार आप ना अपना पाथवे 3rd ईयर में ही डिसाइड कर लें कि आपने किस तरफ जाना है। यूएसए में अपना करियर आगे लेके जाना है, पाकिस्तान में, या फिर आपने गल्फ कंट्रीज़ में जाना है, या फिर आपने इंग्लैंड में जाना है। तो इंग्लैंड में जाने के लिए प्लैब होता है। इसके लिए आप अपने सीनियर से गाइडेंस लें, अपने फाइनेंशियल हालात को देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं यूएसएमएलई की फ़ी या फिर प्लैब की फ़ी या उसके एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपना जो है ना डिसीजन लें 3rd ईयर में। अगर आप यूएसएमएलई करना चाहते हैं स्पेशली, तो उसमें आप 3rd ईयर में लाजमी तौर पर अपना डिसीजन ले लें, क्योंकि यूएसएमएलई के स्टेप्स होते हैं जिनमें से पहला और दूसरा स्टेप बच्चे एमबीबीएस के दौरान ही कर लेते हैं।
तो किंग एडवर्ड अल्लामा इकबाल में बहुत सारे बच्चे यूएसएम अली के स्टेप्स करके बैठे होते हैं और जब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो वो बस सीधे अमेरिका जाते हैं और जाके अपना जो है मैच वगैरह ढूंढ लेते हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं आगे। तो ऐसे प्लैब होता है, प्लैब वो एमबीबीएस के बाद होता है, तो इंग्लैंड जाने के लिए। तो एफसीपीएस भी जाहिर सी बात है एमबीबीएस के बाद ही होता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया आजकल आवाम जा रही है, एएमसी, उसके बाद आयरलैंड आपके पास ऑप्शन होता है, आयरलैंड आयरिश मेडिकल काउंसिल। तो ये ज़रा इजी पाथ है आयरलैंड का, तो आप इधर जा सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये जो बंदे आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि एमबीबीएस के पास स्कोप नहीं है, उन बंदों के सर के अंदर लितर मारो, उन बंदों को दफा हो जाओ। मैं ग्रो करूंगा और मुझे ग्रो करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अगर नहीं मेरे आगे रास्ते तो मैं रास्ते खुद बनाऊंगा। रास्ते और आसानियां उन बंदों के लिए होती हैं जो बंदे कोशिश करते हैं, और जो बंदा कोशिश नहीं करता मैं कहता हूँ वो दफा हो जाए यहाँ से। यार देखो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है, दुनिया बहुत तेज हो चुकी हुई है, आवाम इतनी हो चुकी हुई है, हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा आपको। अब आपको एक स्ट्रांग कंपेटिटर बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपने इस लिहाज से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आपने लोगों के साथ compete करके अपनी स्पेस बनानी है। अगर आप वीक रहोगे, लेजी रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर ऐसे ही होता है, जंगल के अंदर शेर कमजोर जानवरों को खा जाता है। अगर आप इस काबिल ही नहीं होगे कि आप हालात का मुकाबला कर सकें और अपनी मुश्किलात को आसानियों में बदल सकें, तो फिर आपसे आगे जो होंगे वो आपको पीछे कुचलते जाएंगे, आप तो कहीं पीछे चले जाएंगे, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं रहनी। लिहाजा अपने आप को तैयार कर लें कि आपने चैलेंजेस को फेस करना है और आपने इन सारी चीज़ों से निकल के आगे जाना है और एक अच्छा और काबिल तरीन डॉक्टर बनना है। आपके आगे कोई मुश्किल नहीं, मुश्किलों को आप लोग भाव ही ना डालो यार। आप लोग जिस चीज़ को जितनी प्रोटोकॉल दोगे ना उतनी आपके सर के ऊपर चढ़ेगी। मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एबिलिटीज़ पैदा की हैं। हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा और उस दुनिया में कोई ऐसा काम हो जो मैं ना कर सकता हूँ। आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें और वर्क करें। ये बहाने होते हैं कि स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी है इस बारे में मैं बात करना इतना। तो दूसरा ये कि मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था, यूएसएमएल प्लैब। तो इसके लिए एक तो आप स्टेप्स दे सकते हैं अपने एमबीबीएस के दौरान, दूसरा ये रिसर्च वर्क। एक सेंटेंस मुझे एक सीनियर ने बोला था, रिसर्च इज़ द फ्यूचर। आपको फोर्थ ईयर में आपका सीमेट सब्जेक्ट होगा जिसमें प्रॉपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप थर्ड ईयर से अपने सीनियर से गाइडेंस लें। अब हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना होता है रिसर्च का। आप जाएँ मैम के पास या सर के पास, सर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, आप काइंडली मुझे गाइड कर दें, मुझे हेल्प करें। वो आपको बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा आपकी। आप रिसर्च करना शुरू करें, थर्ड ईयर से सीखें, फोर्थ ईयर में आप प्रॉपर रिसर्च करें और कोशिश करें कि इंडिपेंडेंटली आप लोग जो है ना अपने रिसर्च करके रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश करवाएं। ये आपकी सीवी को इम्प्रूव करते हैं और इंटरनेशनल एग्जाम्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर मार्क्स होते हैं जो आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं रिसर्च के। तो लिहाजा आप जैसे ही थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप रिसर्च वर्क करें। रिसर्च फ्यूचर है, तो फ्यूचर को एक्सेप्ट करें, इसके ऊपर वर्क करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। क्या बात है मोहित भाई, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। इंशाल्लाह मैं रिसर्च भी ज़रूर करूंगा और अपना पाथ से भी टाइम पे डिसाइड कर लूँगा। अब मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी कि मैंने देखा है एफएससी में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने क्लास फेलो से और दूसरे स्टूडेंट से जेलस हो रहे थे। इवन मैंने देखा कि लड़के लड़कियों से भी जेलस होते हैं और कुछ लड़कियां भी लड़कों से जेलस हो रही थी, मतलब अपोजिट जेंडर में भी जेलसी पाई जाती है। तो क्या एमबीबीएस के स्टूडेंट जो डॉक्टर बन रहे होते हैं वो भी एक दूसरे से जेलस होते हैं? यार देखो, मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ पाई जाती है इधर मेडिकल कॉलेजेस में भी, जेलसी वगैरह, और ये हसद बहुत कॉमन है। लोग एक दूसरे बंदे की अचीवमेंट्स वगैरह नहीं देख सकते, किसी से ये हजम नहीं होता कि कोई बंदा ऊपर क्यों जा रहा है। तो इसमें हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, या कोई और मेरे पास बैठेगा मशवरा लेगा मेरे से, या मैं उसे समझा दूंगा। या देखो, अगर कोई बंदा 5 साल जो है ना आप रहते हो मेडिकल कॉलेज में, तो आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो 5 सालों में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स जो है ना हासिल करेंगे। यानी कुछ बंदे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत आगे जाएंगे, कुछ फ्रीलांसिंग से लाखों रुपए कमाएंगे, कुछ बंदे सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो है लाखों कमाएंगे, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेंगे, ओके क्या ओके कुछ ओके। करेंगे, बहुत सारी अचीवमेंट स्टेप्स क्लियर करेंगे और बहुत सारे आर्टिकल्स अपने पब्लिश करेंगे। आपने क्या करना है, आपने उनसे जेलस नहीं होना। आपने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसे मज़ीद कामयाबी अता फरमाए।
और अगर आप उन्हें एज़ अ मोटिवेशन, एज़ एन इंस्पिरेशन लेते हो, तो आप अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको भी उन जैसा बनाए या उनसे बेहतर बनाए, या आप उनकी कंपनी को जॉइन कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आपने कैसे ये इतना सब कुछ अचीव किया। तो आप उनके लिए दुआ करो, बजाय इसके कि आप उन बंदों से जेलस हो, ये जेलसी और हसद करोगे, इसमें क्या होगा? इसमें उनका कुछ नहीं जाना, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आप अपना टाइम ज़ाया करोगे लोगों से जेलस होके। देखो, कोई बंदा ऊपर जा रहा है ना, तो उसकी टाँगें खींचना सबसे बुरी हरकत है। मैं कहता हूँ सबसे बुरी और गंदी तरीन हरकत है, अगर कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा है और आप उसकी टाँगें खींचो। तो लिहाज़ा इस चीज़ से बचना है आपने। किसी बंदे के बारे में आपके दिल में जेलसी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसमें सिर्फ़ आपका नुकसान है, अगले बंदे का नहीं नुकसान। अल्लाह ताला ने हर किसी बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है। उस बंदे को उसके हिस्से का मिलना है, आपको आपके हिस्से का मिलना है। लिहाज़ा आपने ये देख के बिल्कुल जेलस नहीं होना कि उसे ज़्यादा मिल रहा है या उसे आपको कम क्यों मिल रहा है। अल्लाह ताला ने ये डिसाइड किया हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे दुआ करो, अल्लाह ताला अता करता है। आप माँगने वाले बनो। हाँ जी, मोहित भाई, इंशाल्लाह मैं कभी भी किसी से जेलस नहीं होऊँगा। ना मैं पहले कभी हुआ हूँ, ना मैं आइंदा से कभी होऊँगा। अब एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी कि यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है कुछ सोसाइटीज़ होती हैं। तो ये सोसाइटीज़ क्यों बनाई होती हैं? तो मैंने सुना स्टूडेंट्स इनको जॉइन करते हैं, तो मुझे कौन-सी सोसाइटी को जॉइन करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। सोसाइटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी में बनी होती हैं। ये बेसिकली इनका मेन मकसद यही होता है कि बच्चे इंटरेक्ट करें आपस में, और उसके बाद जो है इनके जो बच्चों के स्किल्स होते हैं या उनके जो टैलेंट्स होते हैं, वो जो है ना पॉलिश होते रहें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा किरात वगैरह नात में इंटरेस्टेड है, तो वो नात किरात वाली सोसाइटी में जाएगा। जो बंदा स्पीच वगैरह या डिबेट्स में इंटरेस्टेड है, वो जो है ना इसके रिलेटेड डिबेटिंग सोसाइटी में जाएगा। अगर कोई बंदा सोशल वर्क करना पसंद करता है, तो सोशल वर्क के लिए और इन कामों के लिए बहुत सोसाइटीज़ बनी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद मेंटल हेल्थ के रिलेटेड सोसाइटीज़ बनी होती हैं। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं सोसाइटीज़ में। आप जो भी डिपार्टमेंट, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, व्हाटएवर, बहुत सारे फ़िल्म, वीडियोग्राफ़ी टाइप, दिस काइंड ऑफ, ऐसे की बहुत सारी आपको सोसाइटीज़ मिल जाएँगी। आप अपना डोमेन सेलेक्ट करें, देखें आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या आपका टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सोसाइटी को चूज़ करें और वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपने सीनियर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। तो ये है कि सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हों। अच्छा है, आप बहुत कुछ सीखते हो सोसाइटी से, इनके एनुअल डिनर्स में, इनके इवेंट्स में, सब में पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद जो है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी जो है ना पॉलिश होंगी। तो बहुत सारे आपके जो है ना चीज़ों के ऊपर वर्क करती हैं ये सोसाइटीज़ वगैरह, और इम्पैक्ट होता है इनका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के ऊपर। तो यही है, लेकिन एक चीज़ का जो है ना आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि हर चीज़ में जो है ना एक इत्तेदाल के साथ जो है चलना चाहिए। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि वो बंदे कहेंगे बहुत ही चिपकू है, तो बंदे इरिटेट हो जाते हैं जो बंदा हर काम में आगे-आगे होता है। तो लिहाज़ा थोड़ा ना कंट्रोल्ड वे में चीज़ों को लेके चलना चाहिए। किसी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि जो है ना बंदे कहेंगे भाई ये बंदा फारग है, छोड़ो इसे। तो हर चीज़ को कंट्रोल वे में लेके चलना है। तो मेरे ख्याल से सोसाइटीज़ वगैरह वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपनी मेमोरीज़ बनाएँ, ठीक है? इवेंट्स वगैरह अटेंड करें, सोसाइटीज़ का काम यही होता है, इवेंट्स करा देती हैं यूनिवर्सिटी में। आप इवेंट्स अटेंड करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, मेमोरीज़ बनाएँ, फ़ोटोज़ क्लिक करें, वीडियोज़ बनाएँ, उन्हें सेव करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको याद रहे कि आपका जो टाइम गुज़रा है, अच्छा गुज़रा है आपकी यूनिवर्सिटी में, और आपके फेलोज़ के साथ आपने खूब एंजॉय किया। दैट्स इट। ठीक है मोहित भाई, मैं इस बारे में भी एहतियात करूँगा और इंशाल्लाह मैं आना रवि अख्तियार करूँगा। अब मेरा ना एक और क्वेश्चन भी आया था कि ये जो एमबीबीएस के बाद की स्पेशलाइज़ेशंस होती हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने तो सोचा हुआ है कि भाई मैं तो कार्डियक सर्जन बनूँगा। आपने क्या बनना है? यार देखो, हम ना पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं एमबीबीएस में आने से पहले कि हमने पल्मोनोलॉजिस्ट बनना है, यूरोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, जनरल सर्जन, जो भी है, जो फील्ड्स हमारे माशरे में ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, ग्लैमराइज होती हैं, जिनका ज़्यादा जिक्र किया जाता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जी, हाँ मैंने तो न्यूरो सर्जन बनना है। तो इस पे मैं ये कहूँगा कि आप अपनी फील्ड के बारे में ना बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो कि मैंने न्यूरो सर्जन बनना है तो मैंने न्यूरो सर्जन बन के ही रहना है। यार ये आपका जो है ना, जब आप क्लिनिकल्स में जाते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और फिर हाउस जॉब में,
आप टाइम लें, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको खुद बता देगा कि आपकी इंटरेस्ट किस तरफ है और कौन सी चीज़ में आप बेस्ट हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे कुछ बंदा किसी बंदे को कार्डियोलॉजी पसंद है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना उसे अच्छा लगता है, तो मे बी ऐसा भी है कि वो कार्डियोलॉजी उसे सूट कर जाए, उसके मिजाज के मुताबिक हो और वो उसमें बेस्ट परफॉर्म करता हो और वो आगे जाके कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि बनना वो कार्डियोलॉजिस्ट चाहता हो, लेकिन स्किल उसका जो हो और उसकी बाद में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए न्यूरोलॉजी की तरफ और वो या यूरोलॉजी की तरफ हो जाए तो वो यूरोलॉजिस्ट बन जाए। तो यही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो या ये मोहर ना लगा दिया करें कि यही करना है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको बता देगा और आपकी इंटरेस्ट आपको बता देगी बाद में कि आपने जो है ना क्या चूज़ करना है। हाउस जॉब के बाद आप लोग डिसाइड कर लेना इजीली। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल रिजिड नहीं होता, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी इंशाल्लाह इसे भी इख्तियार करूँगा। और मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी कि जो पहले 2 साल होते हैं, उनमें तो मैंने सुना है कि हम हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, एनुअल सिस्टम जो होता है। जबकि जो तीसरे साल होता है, उसमें हमारी फिर रोटेशन शुरू होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा तो ख़्याल है वहाँ पे बड़ा मज़ा आता होगा। देखो एक और हमारे माशरे के अंदर जो है ना ये मेडिकल फील्ड में बड़ी कॉमन सी जो है ना ये आदत गंदी आदत पाई जाती है कि बच्चे वार्ड्स को स्किप कर देते हैं और हॉस्टलों में सोए पड़े रहते हैं या फिर जो है यूनिवर्सिटी में आते हैं और हॉस्पिटल में नहीं जाते, इंजॉय करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो याशियाँ मारते हैं। तो वार्ड्स को स्किप कर देते हैं। मेडिसिन सर्जरी के वार्ड्स अब शुरू हो जाते हैं थर्ड ईयर में, तो बच्चे कहते हैं कि छोड़ो मेडिसिन मेडिसिन सर्जरी फाइनल ईयर में तो पढ़ने, तो फाइनल ईयर में पढ़ लेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं वार्ड्स में जाने की, ये वो। ये चीज़ सरासर गलत है। आपके वार्ड्स थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती हैं, आपको मेथड्स सिखाए जाते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। देखो फाइनल ईयर का जो प्रॉफ है ना आपका तब तक पास नहीं होता जब तक आपको जो है ना ये चीज़ें मेथड्स नहीं आएंगे, आपको हिस्ट्री टेकिंग नहीं आएगी, आपको दूसरी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। लिहाजा ये अच्छा नहीं है कि आप थर्ड ईयर में जो वर्ड शुरू हो रहे हैं उन्हें आप बाकायदगी से लें और आप सीख लें मेथड्स ऑलरेडी, और जब आप फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में जाएं तो आपकी चीज़ें वो सारी पीछे वाली रिवाइज हो रही हों, बजाय इसके कि आप फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में ही जाके जो है ना पहली दफ़ा सीखें वर्ड्स में जाके कि कैसे हिस्ट्री लेनी है और कैसे जो है ना दूसरे बाकी के मेथड्स परफॉर्म करने हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे यही जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने वर्ड्स जो हैं थर्ड ईयर से बाकायदगी से लेना, फोर्थ ईयर में भी वर्ड्स को स्किप नहीं करना। आप वहाँ पे जाओ यार, प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, आपको सुन के आओ, बस जो प्रोफेसर आपको सिखा रहा है उसकी बातें गौर से सुनो, समझो, तो ये मेथड सीखो, ये चीज़ें कल को आपके काम आनी है। अगर आपने ये नहीं सीखना तो फिर फ़ायदा आपके डॉक्टर बनने का, फ़ायदा आपके इस फील्ड में आने का। आप लोग बच्चे बड़ी ही गंदी आदत पड़ जाती है यहाँ पे हॉस्टल में बच्चों को सोने की कि ये जो है ना वार्ड्स वगैरह अपने छोड़ देते हैं। एमबीबीएस में आने का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों ने वार्ड्स ही नहीं लेने। ये अपनी गंदी है आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर वर्क करना, अपने वार्ड वर्क को लाज़मी तौर पर आपने जो है ना बेहतर तरीके से करना है। गॉट इट? ओके, ओके, ओके। चलिए शेख साहब अब आपको ज़रा जनरल मैं हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ कि हॉस्टल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, हुँ, ठीक है? हर तरह का सीनियर मिलेगा, आपके साथ इंटरेक्ट वो कर रहे होंगे, तो लंबी-लंबी छोड़ेंगे। हर सीनियर आपको बताएगा कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वाह, वाह। तो इनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, ठीक है? जो अगर कोई बंदा आपको अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताता है हुँ, और हुँ। अपनी बाकी अचीवमेंट कोई बताता है, तो आपने उससे सीखना है हुँ, हुँ। कि आप भी अच्छी राह पे चलो। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस बताता है, उससे भी सीखना है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना हॉस्टल जाकर, और किसी भी बंदे के साथ जो है ना आपने अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। अगर आपको किसी बंदे से बैड वाइब्स आ रही हैं, हुँ, तो हुँ। आप उससे ज़रा उसके साथ उठना बैठना ना करो। सलाम तो आपकी हर बंदे के साथ होनी चाहिए। हुँ, अच्छे बंदे बिल्कुल। के साथ भी होनी चाहिए, बुरे बंदे के साथ भी होनी चाहिए। एक बात याद रख लो, आप अच्छे बंदे से भी सीखते हो, बुरे बंदे से भी आप सीखते हो। हाँ, बिल्कुल। सबके साथ उठना बैठना रखो अपना, ठीक है? तो हर बंदे से सीखो। आपकी सोच यही होनी चाहिए कि आपने सीखना है। जी, और बिल्कुल। यहाँ आप 5 साल आए हो मेडिकल कॉलेज में या हॉस्टल में, आप माँ-बाप से दूर रह रहे हो। यार माँ-बाप से मुझे याद आया कि बच्चे ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट हो जाते हैं। सीनियर वगैरह जो है ना कुछ इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं। कुछ देखो सीनियर्स में टाइप्स होती हैं। अच्छे सीनियर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे सीनियर होते हैं, कोई गंदे सीनियर होते हैं, कुछ बहुत गंदे सीनियर होते हैं। हुँ, बिल्कुल। अब ऐसे सीनियर होते हैं जो बच्चे को बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर देते हैं, उसे उसके मकसद से ही हटा देते हैं कि वो बच्चा भूल जाता है, बिल्कुल उसकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि उसका क्या मकसद था, क्या नहीं। आप लोगों ने एक बात अपने ज़हन में रखनी है, अब तुमने भी और जो वीडियो देख रहे हैं जूनियर्स, उन्होंने भी एक बात ज़हन में रखनी है कि आपके माँ-बाप ने आपको हॉस्टल में
किस लिए भेजा है? आपके माँ बिल्कुल। बाप को आपसे क्या उम्मीदें हैं? हर किसी के घर के हालात सेम नहीं होते, ठीक है ना? हुँ, कुछ वो होते हैं अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें भी आपको हॉस्टल में पाई जाएंगी, ठीक है? आपको मिडिल क्लास बंदे भी पाए जाएंगे, आपको लोअर क्लास बंदे भी पाए जाएंगे। उन जो नीचे वाले बच्चे होते हैं वो बड़ी मेहनत करके उनके माँ बाप की का बहुत रोल होता है, उनकी कितनी अरमान होते हैं कि हम अपने बच्चे बिल्कुल। को ये कराएंगे, डॉक्टर बनेगा हमारा बच्चा, हमारा नाम रोशन करेगा। उन्हें बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो वो बच्चे जब जाके हॉस्टल के अंदर सीनियर्स की बातों में आके जो है ना अपने ट्रैक से हट जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है लिटरली। क्योंकि हुँ, उनके साथ उनके सारे खानदान की जो है ना फ्यूचर, खानदान की जो है ना अरमान जुड़े होते हैं, और जब वो अरमान टूटते हैं ना, तो माँ बाप को तो होता ही है दुख। बच्चे को फिर 5-10 साल बाद जाके रियलाइज होता है कि मैं किन कामों के अंदर पड़ा रहा हूँ और मैंने अपने आप को ज़ाया किया। तो लिहाजा डी ट्रैक बिल्कुल नहीं होना। जो बंदा इंशाल्लाह। आपको लगे कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है, उसे दफ़ा करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से दूसरे कान से निकाल लो। निकाल। अपना बिल्कुल। पर्सनल सीनियर, आपका मेंटर होना चाहिए लाज़मी, और मेंटर भी आपने ऐसे वैसे नहीं डिसाइड कर लेना, हुँ, ठीक है ना? आपको बंदे को देख के पता चल जाएगा ये मेरा मेंटर बन सकता है या नहीं। तो जी, बिल्कुल। दूसरा ये कि बंदे जाके ना हॉस्टल की हवा लगती है एक दफ़ा बंदे को। ना माँ बाप देखने वाले होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता बंदे को। तो फिर जो है ना कि फ़िज़ूल हरकतों में पड़ जाते होते हैं। स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद ये नशे वगैरह पे भी लग जाते हैं कुछ बच्चे। तो इन हुँ, चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है? बिल्कुल, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक हमेशा जो है ना बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत जिस इम्पोर्टेंट बंदे बात। का अपने रब के साथ ताल्लुक नहीं ना, मैं समझता हूँ वो बंदा मैं गाली तो अब ज़ाहिर सी बात है लाइट ही निकाल नहीं सकता। जिस बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं, वो बंदा बंदा ही नहीं। बिल्कुल। यार वो बंदा मुखलिस हो ही नहीं सकता। वो बंदा हर जगह पे नाकाम है। हाँ जी, जो बिल्कुल, बंदा अपने बनाने वाले के साथ ही ताल्लुक नहीं कायम रख रहा है, उसने किसी दूसरे के साथ क्या ताल्लुक रखना बिल्कुल। है, ठीक है? तो लिहाजा अपने रब के साथ हमेशा अटैच रहना है। बंदे नमाज़ें पढ़नी छोड़ देते हैं हॉस्टलों में आके, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जुम्मे मिस हो जाते हैं कितने के कितने। तो लिहाजा अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ील्ड ही ऐसी है। डॉक्टर, मेडिसिन शोबा वलियों का शोबा है। बिल्कुल। नबियों का जो है ना ये प्रोफ़ेशन रह चुका हुआ है। तो लिहाजा ये बहुत नोबल फ़ील्ड है जिसमें आप आए हो। आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। तुम लिटरली मुझे बताओ, जब का बिल तुम्हारा एडमिशन शुरू हुआ है, कितना कुछ शुक्र अदा किया तुमने अल्लाह का? नहीं ना किया था? नहीं किया है यार। जितना सोचा हुआ था कि मैं करूँगा, नहीं यार ना किया? डिस्ट्रैक्ट हो गए हो ना? यार इतनी भी बात नहीं है अब। थोड़ा बहुत है, मैंने काफ़ी ज़्यादा शुक्र अदा किया। मैं अब क्या बोलूँ आप सारों के सामने। बोल तो पता है मुझे जितना तुमने अदा किया, मैं भी इधर ही हूँ, इधर बस, बस। नमाज़ें पढ़नी तुमने ये दरमियान में अभी छोड़ दी थोड़ी थी। देर पहले नमाज़ पढ़ी है। थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है, मुझे भी पता है कैसे पढ़ी है और कितने को टाइम पे पढ़ी है तुमने नमाज़। ये तो लिहाजा बस। आप लोगों ने हॉस्टल जाना है, तो हॉस्टल जाके अच्छे तरीके से टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, हुँ, अपनी सफाई का ख्याल रखना है, हुँ, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहेगा। 5 साल ये इंशाल्लाह, जो आपके इंशाल्लाह, गुजरेंगे, ये मेमोरेबल ईयर्स होंगे। इनमें बहुत इंशाल्लाह। कुछ आप सीखेंगे, बहुत चीज़ें आपसे छिनेंगी, बहुत चीज़ें आप गेन करोगे। तो मेरी दुआएँ हैं आप तुम्हारे साथ भी, और बाकी जो जूनियर्स हैं मेरे, उनके साथ भी मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो मैं अल्लाह मैं ताला आप सबको आपके मकसद में कामयाब करे, तुम्हें आमीन, भी, और आमीन, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ताला उनके मकसद के अंदर कामयाब करे। आमीन। तो एक बात मैं आखिरी पे दोबारा से दोहराता जाऊँगा कि आप लोग जब भी डिस्ट्रैक्ट होने लगो, तो दोबारा से ये बात अपने ज़हन में हमेशा रखना कि आपके पेरेंट्स ने आपको अपने जिगर से दूर दूसरे शहर किस लिए भेजा, किस मकसद के लिए भेजा। हुँ, बिल्कुल, जब वो उस मकसद को आप याद रखोगे ना, तो आप लोग कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अपने पेरेंट्स को फ्रीक्वेंटली कॉल करना, कॉल करते रहना, उनके साथ अटैच रहना, क्योंकि वो बिल्कुल, आपसे दूर रह रहे हो। आपको उधर दोस्तों में आप होते हो, आपको फ़ील नहीं हो रहा होता। लेकिन बिल्कुल, यहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपकी माँ हमेशा इस बारे में फ़िक्रमंद होती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा? क्या बिल्कुल, वो सही से खा रहा होगा, सही से पी रहा होगा? उसे जो है ना प्यार मिल रहा होगा, जो उसे घर में मिलता था या नहीं मिल रहा होगा, किस हाल में वो रह रहा होगा? माँ-बाप तो हर टाइम परेशान होते हैं। बिल्कुल। बच्चा इन बातों को नहीं समझता। मैं बच्चा समझता वहाँ पे जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बात काटो ना अंदर। अच्छा, समझते हो, अभी तुम गए नहीं हॉस्टल में, तो पहले तुम्हें बातें करनी आ गई हैं। अच्छा, अच्छा, समझ बंदा ध्यान से सुन लेता है बात। गया। अच्छा, तो बच्चा अपने माँ-बाप ने जो उसके लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, वो उन चीज़ों को नहीं समझता। उसे 10 साल बाद जाके समझ आती है, जब वो उस स्टेज पे खुद पहुँचता है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना।
तो आखिर में मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन। गुड लक फॉर द जर्नी Thank you. अहेड। ओके मोहित थैंक भाई, यू सो मच। थैंक यू सो मच ओके इतनी गाइडेंस देने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।